नमस्कार, जय हिंद। तो हमारा टॉपिक था डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। विभाज्यता के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। 2 से 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता का जो नियम है उसको विषय हमने पढ़ा था। कुछ चीज़ें उसमें बच गई थी जिसको आज हम देख लेते हैं। जैसे नोट में लिख लीजिएगा उसको। पहला, x घाते n माइनस y घाते n हमेशा x माइनस y से विभाजित होगा। x माइनस y से विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या है। यदि n एक विषम संख्या है, ठीक है। x घाते n माइनस y घाते n ऐसी संख्या, ऐसे पैटर्न की कोई संख्या आती है वो हमेशा x माइनस y से विभाजित होगा। जैसे अगर हम कहें 19 घाते 103 माइनस 17 घाते 103, क्वेश्चन ये आ जाए तो 19 घाते 103 माइनस 17 घाते 103, 19 घाते 103 माइनस 17 घाते 103 किससे विभाजित होगा, ये सवाल है। तो ये पैटर्न पे है कि नहीं, x घाते n माइनस y घाते n, इसी पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे है कि नहीं है। जहाँ x की जगह क्या दिया है 17, x की जगह 19 दिया है, y की जगह 17 दिया है और n की जगह 103 दिया है, जो कि एक विषम संख्या है। 103 n जगह 103 दिया है, ये क्या है, विषम संख्या है। x की जगह 19 दिया है, y की जगह 17 दिया है। पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित होगा। 19 घाते 103 माइनस 17 घाते 103 किससे विभाजित होगा, ये हमारा सवाल है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इस पैटर्न पे आता है, अगर ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन आता है कोई, तो वो संख्या हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। लेकिन कब, जब n एक विषम संख्या होगी, n एक विषम संख्या होगी तब वह x माइनस वाई से विभाजित होगा। ठीक, ये x माइनस वाई से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 17 2, अतः यह किससे विभाजित होगा, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ये x माइनस वाई आता कहाँ से है, ये x माइनस वाई आता कहाँ से है, एक समीकरण हम लोग ने पढ़ रखा था, x घाते 3 माइनस वाई घाते 3, x माइनस वाई x घाते 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई घाते 2। तो ये है ना, इसमें x घाते 3 माइनस वाई घाते 3 के फैक्टर हैं x माइनस वाई और x घाते 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई घाते 2, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। जैसे अगर हम 15 का फैक्टर निकाले 3 गुणे 5, तो 15 को 3 विभाजित करेगा, 15 को 5 विभाजित करेगा। उसी तरह तो ये भी है, x घाते 3 माइनस वाई घाते 3, इसका फैक्टर ये भी है और इसका फैक्टर ये भी है, दोनों इसके फैक्टर है ना। इसीलिए यही से आता है x माइनस वाई, x घाते n, यहाँ पे 3 क्या है, विषम संख्या है ना, इसीलिए कहते हैं कि x घाते n माइनस वाई घाते n यह हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। कुछ नहीं करना है, x और y में x माइनस वाई को घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा किस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, ये था पहला। इसी तरह दूसरा भी है, एक और देख लीजिए। x घाते n प्लस y घाते n यह हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा, x प्लस वाई से विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या है, यानी n एक विषम संख्या है। ठीक है, यदि n एक विषम संख्या है, x घाते n प्लस y घाते n यह हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। यह भी आपके समीकरण से निकल के आता है, x घाते 3 प्लस y घाते 3
एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में x घाते 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई घाते 2। तो इसका फैक्टर ये भी होगा, ये भी होगा, इसलिए x घाते n प्लस वाई घाते n हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है। ठीक है, हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है। क्वेश्चन एक देख लीजिए इस पे। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 17 घाते 103 प्लस 19 घाते 103, यह किससे विभाजित होगा? यही सवाल है। पिछले सवाल में हम माइनस था, यहाँ पे प्लस दे दिए थे, किससे विभाजित होगा? घात विषम संख्या है कि नहीं? घात एक विषम संख्या है, अतः यह x प्लस वाई से विभाजित होगा। x की जगह पे 17 दिया है, y की जगह पे 19 दिया है, 36 से यह विभाजित होगा। ये संख्या किससे विभाजित होगी? 36 से विभाजित होगी। ये संख्या 36 से विभाजित होगी, 36 के अलावा भी विभाजित होगी। ये संख्या 36 के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित होगी। 36 के जितने फैक्टर हैं, 36 के जितने फैक्टर हैं, उन सभी फैक्टर से भी ये संख्या विभाजित होगी। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि x घाते n प्लस वाई घाते n यह हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। यह हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। यहाँ पे n क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। n एक विषम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होगा तब नहीं। अगर n एक सम संख्या होगा तब वो विभाजित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर n एक सम संख्या होगा तब वो विभाजित नहीं होगा। x प्लस वाई से विभाजित होने के लिए n को विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 17 घाते 103 प्लस 19 घाते 103 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो यह x प्लस वाई से विभाजित होगा। यह x प्लस वाई से विभाजित होगा। x की जगह पे 17 दिया है, y की जगह पे 19 दिया है, इसको जोड़ देंगे तो 36 ये संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। 36 के अलावा इसके जितने फैक्टर हैं, 36 के अलावा इसके जितने फैक्टर हैं, 36 के अलावा इसके जितने फैक्टर हैं, उन सबसे भी यह विभाजित होगी। जैसे 2 से भी 36 का फैक्टर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 9 भी होता है, 6 भी होता है, 18 भी है, 12 भी है, उन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। 36 के अलावा भी 36 के जितने फैक्टर है उनसे भी यह विभाजित होगा। 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 9 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, इन सबसे। इसके अलावा इन सबसे भी यह विभाजित होगी। समझ में आया? इन सबके अलावा इससे भी ये विभाजित होंगी। तो दो चीजें हमने आपको बताई, पहला कि x घाते n प्लस वाई घाते n, x घाते n माइनस वाई घाते n, ये दोनों यदि n क्या है? यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है तो ये दोनों, यह x प्लस वाई से विभाजित होगा, यह x माइनस वाई से विभाजित होगा। इस टाइप के सवाल आते हैं कि कोई संख्या है उसके घात पे दिया है, प्लस कोई संख्या उसके घात पे दिया है, तो हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगी या x माइनस वाई से विभाजित होगी। लेकिन n क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। लेकिन यदि n सम संख्या हो गई तो x घाते n माइनस वाई घाते n, जहाँ n क्या है? सम संख्या है। क्या n क्या है? सम संख्या है। तब यह किससे विभाजित होगा? तब यह x प्लस वाई से भी विभाजित होगा, x माइनस वाई से भी विभाजित होगा। ये कहाँ से आता है? x घाते 2 माइनस वाई घाते 2, इसका एक कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई। इसका मतलब इसके फैक्टर यह भी है, इसका फैक्टर यह भी है। यहाँ पे दो क्या है? सम संख्या है ना। इसी को जनरलाइज कर दिया गया है, इसी को जनरलाइज कर दिया गया है कि x घाते n माइनस वाई घाते n
अगर यन एक सम संख्या है तो x प्लस वाई तथा x माइनस वाई से भी विभाजित होगा। इन तीन चीजों को ध्यान में दीजिएगा, इन तीनों को ध्यान में दीजिएगा। दो केस हैं विषम, यन अगर यन विषम संख्या है तो इसमें दो केस बनते हैं, प्लस और माइनस दोनों। अगर प्लस होगा तो यह x प्लस वाई से विभाजित होगा, अगर माइनस होगा तो वह x माइनस वाई से विभाजित होगा। लेकिन यन अगर सम संख्या है, बीच में माइनस दिया है, तो वह x प्लस वाई से भी विभाजित होगा और x माइनस वाई से भी विभाजित होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए, 10 पे घाते 1002 माइनस 1 पे घाते 10,002, यह किससे विभाजित होगा? यन क्या है? सम संख्या है ना, यन एक सम संख्या है 1002, तो इसके फैक्टर दो होंगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये दोनों फैक्टर होंगे। x की जगह पर 10, y की जगह पर 1, x की जगह 10, y 33, 9 और 11, अतः इसके दोनों फैक्टर 9 और 11 दोनों होंगे। इस संख्या के फैक्टर 9 भी होगा, 11 भी होगा। ठीक है, समझ में आया? यही था, बस आगे चलते हैं। काउंटिंग, काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन दे देगा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के बीच की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 1 से लेके 100 तक के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। इसको समझने से पहले कुछ और समझिए। 3 का पहाड़ा देखिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली का 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 आठ 27, 3 आठ 30। 3 से लेके 30 के बीच में जितनी संख्याएं लिखी हैं सभी 3 से विभाजित हैं। कितनी विभाजित हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 से लेके 30 के बीच में ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। 3 से लेके 30 के बीच में ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो हमको निकालना हो कि 3 से लेके 30 के बीच में कितनी संख्याएं विभाजित हैं। ये पहाड़ा लिखने से अच्छा है कि जो अंतिम अंक दिया है 30, उसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 दहा में 30। जो भागफल आता है वह हमें बताता है कि 3 से कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो भागफल 10 आया, इसका मतलब कि 10 संख्याएं 3 से लेके 30 के बीच में ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। अब यही नियम हम इसमें लगा देते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में पूछा है तो हम 100 से भाग दें, 100 में 3 से भाग दे दीजिए, तितली का 9, तितली का 9, भागफल कितना आया? 33। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 100 के बीच में 33 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। कुछ नहीं करना है, जो अंतिम दिया होगा, अगर 1 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है और चाहे जहां पूछे, 100 पूछे, 500 पूछे, 150 पूछे, 1000 पूछे, 1,00,000 पूछे, जो भी पूछे, बस जो अंतिम संख्या पूछेगा उसमें जिससे विभाजित होती है वो पूछे, उसी संख्या का भाग देना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित है ये पूछा है। अगर 4 से पूछती तो 100 में हम 4 से भाग दे देते, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20। कितनी संख्या विभाजित होती? 25 संख्याएं विभाजित होती 4 से। अगर 5 से पूछता तो कितनी संख्या विभाजित होती है 1 से लेकर 100 के बीच में? तो हम 5 से भाग दे दें, 5 दूना के 10, 0, 0। भागफल कितना आया? 20। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं? 5 से। 5 से विभाजित होने वाली 20 संख्याएं हैं, 3 से विभाजित होने वाली 33 संख्याएं हैं, 4 से विभाजित होने वाली 25 संख्याएं हैं। कुछ नहीं करना है ना, जो अंतिम संख्या दिया होगा यहाँ पे जो दिया होगा उसको भाग दे दीजिए बस। जो भागफल आएगा वो हमें बताता है कि कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ 1 से चालू होना चाहिए। ध्यान आपको ये देना है कि यह 1 से चालू होना चाहिए।
1 से चालू होना चाहिए। अगर यही बोल देता है, यही आपका सवाल होता है कि 11 से लेकर 100 के बीच में, आपका सवाल अब क्या हो जाता है कि 11 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो आप 100 से भाग दीजिए, 100 में भाग दीजिए 3 से। तितली का 9, तितली का 9, कितना आया 33। ये 33 तो आया है, लेकिन 33 जो आया है 1 से लेकर 100 तक में आया है। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच 33 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। लेकिन पूछा हमको तो 11 से चालू किया है, 11 से पूछा है। इसका मतलब 1 से लेकर 11 के बीच में कुछ संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। कौन कौन सी है? 3 है, 6 है, 9 है। ये 3 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 11 के बीच में पड़ती हैं, वो भी 3 से विभाजित होती हैं। इस 3 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। इस 3 को इसमें से घटाना पड़ेगा। 3 घटा दीजिए 30, यानी कि 11 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्या विभाजित होती हैं? 30 संख्याएं विभाजित होती हैं। तो जब बीच में पूछेगा, 1 से ना चालू करे, बीच से कहीं चालू कर दे, तो इसमें भाग दीजिए, जो अंतिम दिया उसका भाग दे दीजिए, जो आएगा, जो स्टार्टिंग में दिया उसका भी भाग दे दीजिए 3 से। तितली का 9, कितना आया 3। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 33 में से 3 घटा दीजिए, ये आंसर हो गया आपका। 5 से पूछता तो कितनी संख्या 5 से विभाजित होती है? 11 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्या विभाजित होती है 5 से? अगर ये पूछे तो 100 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, शून्य शून्य, तो 20 संख्याएं हैं। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक है। हमको बताना 11 से, 11 में भाग दे लीजिए 5 से, 5 दूना के 10, भागफल कितना है 2, यानी कि 2 संख्या एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड है। ये 2 संख्या इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड है। तो 20 में से 2 घटा दीजिए, 18 आएगा। 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से लेकर 100 के बीच में विभाजित होंगी। समझ में आया? अगर 1 से चालू करेगा चाहे जहां तक पूछे, 1 से चालू करेगा चाहे जहां तक पूछे, तो जो अंतिम संख्या दिया उसमें भाग दे लेंगे, जो भागफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 से चालू न करे, 1 से चालू न करके बीच में किसी संख्या से चालू कर दे, तो इसमें भी भाग दीजिए, इसमें भी भाग दीजिए। इसका भागफल जो आएगा, इसका जो भागफल आएगा, दोनों को घटा दीजिए, उसके बाद जो आएगा वो आंसर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? 11 से लेकर, ये टाइप टू प्रकार का सवाल है। टाइप 2 में बता दिए 1 से लेकर 100 तक। टाइप 1 में क्या हुआ है? टाइप 1 में क्या पूछता है? 1 से लेकर 100 तक। टाइप 2 में 11 से लेकर 1000 के बीच, 11 से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं? कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं? 11 से चालू किया है, इधर भी भाग देना पड़ेगा, इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो पहले 1000 में 3 से भाग दे लीजिए। तितली का 9, तितली का 9, तितली का 9, भागफल कितना आया 333, इसमें भी भाग देना पड़ेगा। तितली का 9, कितना आया 3। अब इस 333 में 3 घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 330। यानी कि 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्या 300 होती है? 330। ठीक है, ये टाइप टू प्रकार का सवाल है। टाइप 3 देखिए। टाइप 3 क्या पूछेगा? 11 से लेके 1000 के बीच कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं? 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। ठीक है, 11 से लेके 1000 के बीच 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब, 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या 15 से विभाजित होनी चाहिए। 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या
3 और 5 से विभाजित होने का मतलब हुआ कि वो संख्या 15 से विभाजित होनी चाहिए। 3 और 5 दोनों से, मान लीजिए ये 3 से विभाजित होने की संख्याएं हैं, ये 5 से विभाजित होने की संख्याएं हैं, तो हमको ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है, हमको ये वाला बताना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं, यानी कि 15 से जो विभाजित होती हैं। तो 1000 में भाग दीजिए 15 से, 15 छक्का 90, भाग नहीं जाएगा, जीरो उतर जाएगा, ठीक है, जाएगा, फिर 15 छक्का 90, कितना आंसर आया, 66। 11 में 15 से भाग दीजिए, भाग जाएगा, यानी कि 1 से लेके भाग नहीं जाएगा ना, ये छोटा ये बड़ा है, यानी कि 1 से लेके 11 के बीच में कोई संख्या 15 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 66 ही हो जाएगा। समझ में आया, ये टाइप 3 है। टाइप 4 देख लीजिए, इसी में आता है। ग्यारह से लेके 1000 के बीच कितनी संख्याएं या तो 3 से या तो 5 से विभाजित होती हैं, या तो 3 से या तो 5 से, यानी कि हम क्या बताना है, ये 3 से विभाजित होने की संख्याएं हैं, ये 5 से विभाजित होने की संख्याएं हैं, तो इसमें 15 से विभाजित होने की संख्याएं होंगी ना, ये जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं, ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं, हमको ये बताना है, ये बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकाल लेंगे 3 से कितनी संख्या विभाजित होती है, 5 से कितनी संख्या विभाजित होती है, 3 में ये भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, इसमें 3 और 5 वाली संख्याएं घटा देंगे जो विभाजित होती है। 3 से कितनी विभाजित होती है, ये सब आ जाएगा, 5 से कितनी विभाजित होती है, ये सब आ जाएगा, इसमें इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है उसको घटा देंगे, 3 और यानी कि 3 वाले को 5 वाले को जोड़ लेंगे, और 3 और 5 से जो विभाजित होती है उसको घटा लेंगे। तो भाई 3 से निकाले थे, कितनी आती आई थी 330, 5 वाले निकाल लीजिए, 5 वाले कितनी आ जाएंगे, 1005 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10, 0 0 0, 200 संख्या है, लेकिन 11 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10, भागफल 2 आया ना, तो 200 में से 2 घटाना पड़ेगा, 198। 3 से कितनी विभाजित होंगी, 330, और 5 से कितनी विभाजित होंगी, 198, 3 और 5 से कितनी विभाजित होंगी, 66, निकाले थे इससे पहले, जोड़ लीजिए, 8 9 3 12, 3 1 4 1 5, 66 घटा दीजिए इसमें से, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से जाएगा 6, 462, यानी कि 11 से लेके 1000 के बीच में 462 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 3 से विभाजित होंगी या तो 5 से विभाजित होंगी, ठीक है, दो संख्याएं। क्या किए हैं, क्वेश्चन था कि 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे, तो 3 और 5 से कटने वाली ये बीच में संख्याएं ये भी तो हैं जो 3 और 5 दोनों से कटेंगे ना, तो 3 से जो कटेंगे उसको लिख लेंगे, 5 से जो कटेंगे उसको लिख लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और 3 और 5 से कटने वाली संख्याओं को उसमें से निकाल देंगे। तो 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, 330 है, पीछे निकाले हैं। 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, 198, यहीं पे भी निकाले। 3 और 5 दोनों से कटने वाली कितनी संख्या है, 66, ये भी पीछे निकाले थे। कितना आंसर आया, 462, ठीक है। टाइप 5 देख लीजिए, इसी में 5 टाइप के सवाल आते हैं काउंटिंग से, 4 बता चुके हैं, 5वां देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा, ग्यारह से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो
3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं। 3 से विभाजित हो ना, 3 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं। 5 से विभाजित संख्या कौन सी है ये? तो 3 से विभाजित होने की संख्या ये है, 3 से जो है जो विभाजित होती हैं, लेकिन इसमें ये भी तो होंगी जो 15 से विभाजित होंगी। जैसे 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, 5 से भी होती है, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 3 से विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। हमको बस वो संख्या लेनी है जो केवल 3 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं। जैसे 6, 6 3 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, तो हमको इस संख्या को लेना है, इस संख्या को छोड़ना है। तो इससे कैसे निकलेगा? क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे कि 3 से कितनी विभाजित होती है। पहले निकालेंगे कि 3 से कितनी विभाजित होती है। 3 30 जो है 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि 15 से 3 और 5, 15 से विभाजित होने की कितनी संख्या है उसको घटा दें। -3 और 5 से विभाजित होने की संख्याएं। हम 3 से निकाले हैं 330, फिर 15 से निकाले हैं कितना आया है? 66, घटा दीजिए, 6 आएगा, 8 आएगा, 284 ना। इससे ग्राफ बनाइएगा, पिक्चर क्लियर होगा आपका। ठीक है, ये 5 टाइप के सवाल थे काउंटिंग से। पहला हमने क्वेश्चन क्या देखा काउंटिंग में कि 1 से लेके 11 के बीच, 1 से लेके 100 के बीच, 1 से चालू करेगा कहीं तक जा सकता है, 100 जाएगा, 500 जाएगा, 1000 जाएगा, उससे आपको नहीं घबराना है। जो लास्ट वाला अंक है, 1 से चालू किया है, जो लास्ट में गया है उस संख्या को पकड़ेंगे और जिससे विभाजित पूछेगा उससे उसमें भाग दे देंगे। जो आपका भागफल आएगा वही वो संख्या है, वही वो बताता है कि कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या था कि अब 1 से चालू नहीं करेगा, 11 से चालू करेगा। दूसरे टाइप में 11 से या बीच में कहीं से चालू कर दे। 11 का एग्जाम्पल दिया हम आपको, जरूरी नहीं कि 11 से ही, 21 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हो सके 100 से लेके 200 के बीच में पूछे, 100 से लेके 1000 के बीच में पूछे, 100 से लेके 500 के बीच में पूछे। हमने आपको बस एग्जाम्पल दिया 11 से लेके 1000 के बीच, ये एग्जाम्पल हमने बताया। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि 11 से पूछेगा। बस ध्यान आपको क्या देना है कि अगर बीच से पूछे तो जो जहां तक पूछेगा, जैसे 11 से लेके 1000 के बीच पूछता है तो 1000 में जिस संख्या से पूछेगा उसका भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो, और फिर जहां से चालू किया होगा उसमें भी उस संख्या से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो, उसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा अब वो आंसर होगा ना। समझ में आया? कि जैसे 11 से लेके 1000 के बीच में पूछा आपसे, 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो आपने 1000 में 3 से भाग दिया, भागफल आया, उसको नोट कर लिया। फिर वापस 11 में भाग देंगे 3 से, जो भागफल आएगा उसको नोट कर लेंगे, और फिर वो जो भागफल आया था 1000 में से भाग देने से, उसमें से इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये टाइप 2 था। टाइप 3 क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं, 3 और 5 दोनों से। 3 और 5 हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 और 5 की जगह दूसरा संख्या भी दे सकता है। तो तीसरा टाइप में क्या हो जाएगा कि 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। ठीक है। चौथे टाइप में क्या था, 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं या तो 3 से विभाजित होती हैं या तो 15 से विभाजित होती हैं। चौथा टाइप। पांचवा टाइप, 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 5 से नहीं होती। या क्वेश्चन क्या दे सकता था, 11 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं लेकिन 3 से नहीं होती। फेर बदल कर सकता है, ध्यान देना है, पैटर्न यही फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये 5 टाइप थे काउंटिंग से संबंधित सवाल। अब हम निकालेंगे इकाई, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी ले लीजिए,
432, 927, 862, 642। पूछ देगा इसके गुणनफल का, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ देगा। इसको समझने से पहले कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए 23 गुणे 27 दे दे, पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, थोड़ा भाग दे के चेक कीजिए। 70 का 21, 7 के 14, 14 के 16, 2 के 6, 2 दूना के 4, 1 6 6 12, 4 5 6, 6 से 21 आया। यूनिट डिजिट कितना आया, 1। यूनिट डिजिट कितना आया, 1। अगर हम इसका इकाई अंक पकड़े, इसका इकाई अंक पकड़े, दोनों का गुणा कर ले, 3 7 21। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। इसका भी क्या था, 1। तो हमको इतना गुणा करने की जरूरत है, इतना गुणा करने की जरूरत है। जो संख्या दिया है उसका बस इकाई का गुणा कर लीजिए, फिर जो संख्या आएगा उसका जो इकाई अंक होगा इस पूरे संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। क्या समझा हमने अभी हमने क्या समझा कि 23 गुणे 27 दिया था, पूछा था इसका इकाई अंक क्या होगा। हमने पहले इसको गुणा किया, अच्छे से गुणा किया, तो देखा कि इकाई अंक क्या आया, 1 आया। फिर हमने बस दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट लिया, 3 का 7 से गुणा किया, 21 आया। इसका भी इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो हमने क्या निष्कर्ष क्या निकाला कि पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसके इकाई अंक बस गुणा कीजिए, बस इकाई अंक को गुणा कीजिए, जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक जो होगा इस पूरे संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। अब इसी नियम को इसमें लगाते हैं, इसी नियम को इसमें लगाते हैं। इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 2 2, गुणा कीजिए, 2 7 14, 2 दूना के 4, इसमें इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, तो 4 का 16, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6 है ना, तो इसके पूरे गुणनफल का भी इकाई अंक 6 ही आएगा। समझ में आया? देख लीजिए, 2 7 14, इकाई अंक 4, 4 दूना के 8, इकाई अंक 8, 8 दूना के 16, इकाई अंक 6, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा गुणा करने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा आपका, इतना टाइम एग्जाम होता नहीं है। स्मार्ट माइंड, स्मार्ट पे का यूज कीजिए, यूनिट डिजिट का गुणा कीजिए, यूनिट अंक का, यूनिट अंक का गुणा कीजिए, जो उसका यूनिट अंक आएगा इसका भी यूनिट अंक वही होगा। ठीक है, ये टाइप 1 था, ऐसे सवाल दे देगा, ये टाइप 1 था। टाइप 2 देखते हैं अब, टाइप 2 क्वेश्चन। अब घात पे देगा, 42 घाते 9 का इकाई अंक क्या होगा। तरीका आपके पास 2 है, गुणा कीजिए 42 बार, 9 बार गुणा कीजिए, जो कि लेंदी तरीका है, कितनी बार, 9 टाइम्स। ठीक है, ये आपके पास एक तरीका है, या इसका यूनिट डिजिट लीजिए, इसका क्या लीजिए, यूनिट अंक। आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा, आपसे यही सवाल पूछा है, इसका इकाई अंक बस पकड़िए, इकाई अंक पकड़िए, इसके घात पे 9 चढ़ा दीजिए। अब 2 के घात पे 9, अब 2 के घात पे 9 का इकाई अंक जो होगा वो इसका भी इकाई अंक होगा। तो हम देखते हैं थोड़ा इधर, 2 पे घाते 1, इकाई अंक 2, अगर 2 पे घाते 2 हो तो इकाई अंक 4, 2 पे घाते 3 हो तो इकाई अंक 8, 2 पे घाते 4 हो तो इकाई अंक 6, इकाई अंक लिखा है। हम 2 पे घाते 4 का मान मैंने नहीं लिखा है, 2 पे घाते 4 का जो आएगा उसका इकाई अंक लिखा है ना। फिर 2 पे घाते 5 का इकाई अंक 2, क्या निष्कर्ष निकला कि 4 घात के बाद 5वें घात पे फिर यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। 4 तक तो अलग अलग था यूनिट डिजिट, लेकिन 5वें के बाद वापस रिपीट करने लगा इकाई अंक। फिर 2 पे घाते 6 का क्या आएगा, 4 आएगा, 2 पे घाते 7 का क्या आएगा, 8 आएगा, 2 पे घाते 8 का क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 के बाद रिपीट करेगा, 2 के पावर में क्या हो रहा है कि 4 के घात के बाद रिपीट कर रहा है। कितने घात के बाद रिपीट कर रहा है, 4 घात के बाद, 4 घात के बाद वापस ये रिपीट हो रहा है। तो जितने घात के बाद रिपीट होगा,
जितने घात के बाद रिपीट होगा उसको इस पे जो घात दिया होगा उससे भाग देंगे। जितने घात के बाद जितने घात के बाद इकाई डिजिट रिपीट करने लगे उसको देख लीजिए। कितने घात के बाद रिपीट कर रहा था? 4 घात के बाद। अब इस 4 का जो यहाँ पे घात दिया होगा उसमें भाग दीजिए। 4 दूना के 8। जो शेषफल आएगा अब इसके घात पे चढ़ा दीजिए। एक आया, एक चढ़ा दिया। 2 पे घाते 1 का यूनिट अंक क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। जो शेषफल आएगा उसको इस घात पे चढ़ा देंगे। अगर 1 शेषफल आएगा तो घात क्या होगा? 1। 2 शेषफल आएगा तो घात क्या होगा? 2। 3 शेषफल आएगा तो घात क्या होगा? 3। 4 शेषफल आ नहीं सकता क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 शेषफल आएगा तो घात क्या हो जाएगा? 4। ध्यान क्या देना है? जो शेषफल आएगा वही घात चढ़ा देना है। लेकिन अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो जिस संख्या से भाग दे रहे थे, जितनी घात पर रिपीट हो रहा था, उसी वही घात चढ़ा देते हैं। वही घात क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। जो भाजक होता है, 4 से भाग दे रहे थे ना, अगर मान लीजिए यहीं पे 16 होता, क्या होता? 16। तो 4 चौका 16। शेषफल तो कुछ है नहीं, शेषफल तो 0 आया। तब इस पे घात पे क्या चढ़ाएंगे? 0 चढ़ाएंगे? नहीं, 0 नहीं चढ़ाएंगे। जो भाजक होता है वो लिख देंगे घात। वो क्या लिख देंगे? घात। अब 2 पे घाते 4 का जो घात होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो इसका होगा। तो 6 होता है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया? जब शेषफल 0 आएगा उसमें ध्यान देना है। ठीक, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप का सवाल देखते हैं। तीन सौ 4, 2, 3, 9, 6, 2। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो आप इसका यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, इकाई अंक पकड़ लीजिए। 2 पे घाते चढ़ा दीजिए। 4, 2, 3, 9, 6, 2। हम 2 पे क्या देखे हैं? 2 पे हम देख चुके हैं कि 4 घात के बाद वो वापस रिपीट करता है। 2 के बाद हम देख रहे थे, 2 पे अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा है कि 4 घात के बाद ये वापस रिपीट करने लगता है। तब हम 4 का इस पूरे में भाग देंगे। हम जब 4 का विभाज्यता का नियम बताए थे आपको, तो बताया था कि लास्ट 2 डिजिट या तो शून्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था? या तो लास्ट का 2 अंक शून्य हो या फिर वह 4 से विभाज्य हो। तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसका विभाज्यता हमको अब 4 से, हमको पता है कि 2 में 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट करने लगता है, तो हमको इसमें 4 से भाग देना है। इस पूरे संख्या में 4 से भाग न देके हम लास्ट 2 में भाग दीजिए। जो लास्ट 2 का शेषफल आ जाएगा वो इस पूरे संख्या में 4 से भागने से जो शेषफल आएगा वही आएगा। तो हम 62 में 2 से भाग देते हैं। 4 कम 4 कितना आया? 2। 4 पचे 20। शेषफल कितना आया? 2। शेषफल कितना आया? 2। इसमें भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 ही आएगा। शेषफल 2 आया तब 2 पे घाते हम 2 चढ़ा देंगे। 2 पे घाते 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ में? और एक सवाल देखिए। 342, 4, 8, 6, 9, 2। इसका यूनिट, इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक इसका ले ले। घात पे 4, 8, 6, 9, 2। हमको पता है कि 2 में 4 घात के बाद इकाई अंक इसका क्या होता है? इकाई अंक 2, इसका 4, इसका 8, इसका 6। फिर वापस रिपीट करने लगता है ना, 4 घात के बाद रिपीट करने लगता है। तो हम 4 से इसमें भाग देंगे, तो पूरे संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 2 से भाग दीजिए, बस पता चल जाएगा शेषफल कितना आएगा।
4 दूना के 8, 1 4 तिहाई 12, शेषफल कितना है 0। तो 0 आया तो क्या 2 पे घाते 0 लिख दें ना, 2 पे घाते 0 थोड़े लिखेंगे। जब 0 आता है तो जिससे भाग देते हैं वही घात चढ़ा देते हैं। 2 पे घाते 4, 2 पे घाते 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, समझ में आया। सिंपल, कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन लगाते हैं। तिरालीस पे घाते 143 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, इकाई अंक पूछा है ना, इसका इकाई अंक ले लीजिए 3 पे घाते 143 का। अब 3 का देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो करता है। 3 पे घाते 1 का इकाई अंक 3 होता है, 3 पे घाते 2 का इकाई अंक 9 होता है, 3 पे घाते 3 का इकाई अंक 7 होता है, 3 पे घाते 4 का इकाई अंक 1 होता है, 3 पे घाते 5 का इकाई अंक 3 होता है। ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है। ये भी कितने के बाद रिपीट कर रहा है 4 के बाद। इस 4 का इसमें भाग दे लीजिए, 143 में 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 2 3 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 3 शेषफल कितना है 3। तो 3 पे घाते 3 चढ़ा दीजिए, 3 पे घाते 3 का इकाई अंक कितना होता है 7 होता है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। हम सिंपल, कुछ नहीं करना है। चलिए और सवाल लगाते हैं। तिरालीस के घाते 46 गुणे 47 के घाते 48। इतना बड़ा देखकर घबराने की जरूरत ही नहीं आपको। इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछा है, आप भी इकाई पकड़ लीजिए। 3 पे घाते 46, 7 पे घाते 48। 3 पे घाते 46 तो हम 3 का जानते हैं, 4 घात के बाद रिपीट करता है। तो 46 में 3 से भाग ले लीजिए, 3 एकम में 3, 3 पंचे 15, 1 शेषफल 1 है, 3 पे घाते 1। 7 का चेक कर लीजिए, 7 पे घाते 1 का मान 7, इकाई अंक 7। 7 पे घाते 2 का इकाई अंक 9, 7 पे घाते 3 का इकाई अंक 3, 7 पे घाते 4 का इकाई अंक 1, 7 पे घाते 5 का इकाई अंक 7। यानी कि ये भी 4 के बाद रिपीट करता है। तो 48 में 4 से भाग दीजिए, 48 में 4 से भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 गुना के 8, शेषफल कितना है 0। 0 आने का मतलब क्या है 7 पे घाते कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा ना, जिससे भागे तो वही घात चढ़ जाता है। इसका मान 3 आएगा। कि 7 पे घाते 4 का इकाई अंक कितना होता है 1 होता है, 3 एकम 3, इकाई अंक कितना आया 3। समझ में आया। 3 पे घाते 1 का इकाई अंक 3 होता है, 7 घाते 4 का इकाई अंक 1 होता है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप संख्या देख के भटकिए मत। जो सवाल जितना देखने में आपको कठिन लगे वो हल करने में उतना ही आसान होता है। ये यूनिवर्सल सत्य है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 101 घाते 1 गुणे 102 घाते 2, कहाँ तक 109 घाते 9। इकाई अंक क्या होगा इसका, इकाई अंक क्या होगा इसका निकाला जाए। इसके लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा। जिसे मान लीजिए 35 गुणे 66 गुणे 37 गुणे 81, इसका पूछता है इकाई अंक तो कैसे निकालते हैं। इकाई अंक 1 5 6 7, 5 कम 5, और इसका इकाई अंक लीजिए 5 छक्के 30, इकाई अंक 0 में 7 गुणा कीजिए 0। यानी कि अगर हमको इकाई अंक, किसी का इकाई अंक 0 मिल जाए तो उस पूरे संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। 1 में 5 से गुणा किया तो 5 आया, लेकिन जब
5 का वापस इसके इकाई अंक से गुणा किया तो क्या आया 30। अब 30 का इकाई अंक क्या हो गया शून्य। अब इस शून्य का किसी भी इकाई अंक से गुणा करते जाइए आपका इकाई अंक शून्य ही आएगा, इकाई अंक शून्य ही आएगा। तो अगर गुणनफल में कहीं हमको शून्य मिल जाता है तो उसमें माथा पचीसी करने की जरूरत नहीं है। अगर शून्य इकाई अंक मिल गया इसका मतलब है कि अब पूरे गुणनफल का इकाई अंक शून्य ही होगा। ठीक, इतना समझ में आया। एक बात और समझिए, 5 के घात पे कुछ भी हो इसका इकाई अंक 5 ही आता है। 5 पे घाते 2 का इकाई अंक 5, 5 पे घाते 3 का इकाई अंक 5। ये कहाँ से आ गया है भाई, यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पे घाते 3 का मान मतलब 5 का 3 गुणा, 5 भागे 3 मतलब क्या होता है 5 का 3 बार गुणा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, इकाई अंक क्या है 5, वही लिखे हैं। तो 5 के घात पे कुछ भी रहे, 5 के खोपड़ी पे कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 5 ही होता है। उसी तरह 6 के खोपड़ी पे कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 6 ही होता है। ठीक है, 5 और 6 को याद कर लेना है, दिमाग बिठा लेना है कि 5 और 6 में इकाई अंक कुछ भी हो, 5 और 6 में घात पे कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही आता है। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 9 तक गया है ना। बीच में कहीं 105 भी होगा, घात पे 5 होगा, 106 भी होगा, घात पे 6 होगा। इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 6, तो 5 पे घाते 5, 6 पे घाते 6, इकाई अंक लेंगे ना। ये भाई इसका भी इकाई अंक लेंगे, इसका भी इकाई अंक लेंगे। आपको हमने यही बताया है कि गुणनफल में कितना भी बड़ा अंक दिया हो, इकाई अंक पूछ रहा था आप इकाई ले लीजिए। 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, ऐसे ही 3 के घाते 3 होगा, 4 के घाते 4 होगा, 5 6 होगा ना। ऐसे ही 6 तक 7 8 9 सब होगा। अब 5 पे घात का 5 पे घाते कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आता है 5 ही आता है। 6 पे घाते इकाई अंक का कुछ 6 पे घाते कुछ भी हो उसका भी इकाई अंक 6 ही आता है। तो 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, जो कि अब इकाई अंक शून्य आ गया है। अब इकाई अंक शून्य आ गया है, तब किसी भी इकाई अंक से गुणा कीजिए उसका इकाई अंक शून्य ही आने वाला है। समझ में आया। जहाँ पे 5, जहाँ इकाई अंक 5 और 6 मिले गुणनफल में, इसका मतलब अब इकाई अंक शून्य हो जाएगा, पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। समझ में आया। ये शून्य कहाँ से आ गया, ये शून्य कहाँ से आ गया, 101 घाते 1, 102 के घाते 2, इसी तरह 109 तक गया हुआ है। तो हमने आपको बताया कि 101 में 105 भी कहीं हुआ होगा, 106 भी कहीं रहा होगा। तो हमको क्या करना है, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक सबका ले लेना है। इसका इकाई अंक लेंगे तो 1 पे घाते 1, इसका लेंगे तो 2 पे घाते 2, फिर 3 के घाते 3, फिर 4 के घाते 4, इकाई अंक था। इसी तरह इसका भी लेंगे तो 5 पे घाते 5, 6 पे घाते 6। तभी इसको छोड़िए, ये देख लीजिए 5 पे घाते 5 का मान 5 पे घाते 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, 6 पे घाते 6 तो इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि 5 के घात कुछ भी हो 6 के घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही होता है, 6 ही होता है। 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 का इकाई अंक 0 है। तो अब पूरा गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इकाई अंक क्या आ चुका है शून्य आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं। 432 घाते 133 माइनस 42 घाते 35 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा ना। इकाई पूछा है तो आप भी इकाई पकड़िए, कुछ काम नहीं कि बस इकाई पकड़ लीजिए। इसका भी 2 घाते 35, हमको पता है कि 2 में 4 घात के बाद रिपीट करता है, तो 133 में 4 से भाग देगी, देखिए शेषफल कितना आता है 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई कितना आया 2 पे घाते 1। इसका देखिए 35 में भाग दीजिए, 4 के बाद रिपीट करता है, 4 सत्ते 28, 4 8 32, शेषफल कितना है 3, तो 2 पे घाते 3, इसका इकाई अंक क्या आएगा 2, 2 पे घाते 1 का इकाई अंक 2 होता है, 2 पे घाते 3 का इकाई अंक 8 होता है। तो 2 में 7 घटा देंगे 6 माइनस 6, ये हमने जो लिखा है इकाई अंक लिखा है,
ये हमने जो लिखा है इकाई अंक है, इधर दहाई सैकड़ा हजार भी तो होंगे, इधर भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार भी तो होगा। अब 2 की इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार होगा ना, 8 की इधर भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार होगा, तो हमको घटाना है। तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 4। ये ना कहीं पे घटा के खाली हो जाइएगा, यहीं पे घटा के खाली नहीं हो जाना है, क्योंकि फ्लो फ्लो में करते जाते हैं, हमको समझ में आता है कि यही अंक है, यही अंक है, यही अंक है। ये अंक नहीं है भाई साहब, ये तो इकाई अंक हम लिख रहे हैं सब जगह, ये सब जगह इकाई अंक लिख रहे हैं, अंक तो कुछ और है। हम सब जगह इकाई अंक लिख रहे हैं ना, ये नहीं कि यही में फ्लो फ्लो में 2 में से 8 घटाइएगा 6 आएगा, 6 का माइनस में आएगा। इकाई अंक माइनस में होता है, इकाई अंक माइनस में नहीं होता है जी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इकाई अंक लिख रहे हैं, इसको भूल नहीं जाना है। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल वाला से मांगता होगा, मांगेगा, बगल में कुछ अंक रहा होगा इसके ना, यहाँ पे कोई संख्या गई होगी जिसका इकाई अंक 2 है, यहाँ भी कोई संख्या गई होगी जिसका इकाई अंक 8 है। तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे मांगा होगा, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन पूछ देगा, घटा के खाली हो जाइएगा आप लोग। ठीक, एक अंतिम सवाल देख लीजिए। 42 पे घाते 43, 43 पे घाते 44, 44 पे घाते 45, 47 पे घाते 46, 48 पे घाते 49 माइनस 236 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक पूछा है, आप भी इकाई अंक ले लीजिए। 2 पे घाते 43, 3 पे घाते 44, 4 पे घाते 45, 7 पे घाते 46, 8 पे घाते 49 माइनस 236। हमको पता है कि 2 में 4 घात को रिपीट करता है, तो 43 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3 शून्य शेषफल कितना है 3, 2 पे घाते 3। ये भी 4 के बाद रिपीट करता है, 3 में भी 4 घात को रिपीट करता है, तो 44 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 4 के शेषफल क्या है 2, तो 3 पे घाते 2। 4 में भी 4 घात के बाद रिपीट करता है ना, चेक लिए, 4 एकम 4, 4 पे घाते 2 का 16, 4 पे घाते 3 का 24, 2 ही के बाद रिपीट कर रहा है ना, 2 के बाद रिपीट कर रहा है, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 45 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कितना है 1, तो 4 पे घाते क्या हो जाएगा 1। 7 में भी 4 घात के बाद रिपीट करता है, मिला लीजिएगा देख लीजिएगा, 7 5 35, 7 42, 4, तो 7 पे घाते 4। 8 भी 2 घात के बाद रिपीट करता है, जब 4 करता है तो 8 के घाते 8, 8 दूना के 16, 8 के 3 अच्छा 48, 2 ही के बाद रिपीट करता है ना। 4 और 8 में समानता होती है, 4 भी 2 घात के बाद रिपीट करता है, 8 भी 2 घात के बाद रिपीट करता है। 49 में 4 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 2 चौक के 8, 1, तो 8 घाते शेषफल लेगा, 8 घाते 1। 2 घाते 3 का इकाई अंक क्या होता है 8, 3 घाते 2 का इकाई अंक 9, 4 घाते 1 का इकाई अंक 4, 7 घाते 4 का इकाई अंक 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 49, 49, 99, 81, 7 घाते 4 का इकाई अंक 1 होता है। कैसे आया, 7 घाते 4 का मतलब होता है 7 का 4 बार गुणा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9, इकाई अंक 9, 9 81, इकाई अंक 1 1, 236। ठीक है, 8 9 72, 4 कम 4, 2 चौके 8, इकाई अंक से गुणा करेंगे ना 8, यानी कि इस संख्या इन संख्याओं का इकाई अंक कितना आएगा 8, 236 तो दिया ही है। ये इकाई अंक लिखे हैं, जैसे ये संख्या है,
ये संख्या है, तो ये संख्या थोड़े है। इस टोटल का यहाँ से लेके यहाँ तक का इकाई अंक कितना होगा? 8। इसके आगे कोई ना कोई अंक होगा, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 2। अरे भाई साहब, 8 के इधर कोई ना कोई अंक होगा, 236 में से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2। जैसे पिछले सवाल में 2 दिया था तो नहीं घट रहा था, इससे मांग लिए थे। यहाँ पे तो 8 दिया है ना, तो 8 में से तो घटेगा ही, 8 में से 6 जाएगा 2। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये है आपका सवाल। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक पूछेगा, आप इकाई अंक को ही लेकर चलिए, क्या पूरा संख्या नहीं देखना है। इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक चलिए। एक यूपीएससी का सवाल है, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या था? 32/5 प्लस 2/27 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, सीसेट में। ठीक है, 32/5 प्लस 2/27, 32/5 प्लस 2/27 किससे विभाजित होगा? ये यूपीएससी 2024 प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ था। ये 32 दिया है, आपको भड़काने के लिए 32 दिया है। ये 2 दिया है, इसको भी 2 के सागर में बदलिए। हम जानते हैं 2 पे घाते 5 का मान क्या होता है? 32। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 5, ये तो 5 रहेगा ही, 2 पे घाते 27, 5 पचे 25, 2 पे घाते 27, 2 पे घाते 25 कॉमन हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 पे घाते 2, तो 2 पे घाते 25 गुणे के चिन्ह में 2 दूनी के 4, 1 5। इसमें ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 7 दिया था, चौथा ऑप्शन 11 दिया था। कौन सा सही होगा? किससे विभाजित होगा? ये संख्या, ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि अगर 15 दिया है, 15 का फैक्टर 3 गुणे 5 है, तो 15 3 से विभाजित होगा, 15 5 से विभाजित होगा। ये संख्या 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 2 पंजे 10, 10 से भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन में कहीं 2 नहीं दिया है, ऑप्शन में कहीं 5 नहीं दिया है, 10 दिया है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? 10। ठीक है, यहाँ पे देख के भड़क जाएंगे लड़के, 32 दे दिया है। 32 सबको भड़काने के लिए ही दिया है। आप 2 के फायदा में उसको बदल लीजिए। समझ में आया? कि यूपीएससी 2024 का सवाल था। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। अभी 2 चीज़ और बची हैं इसमें, जैसे शेषफल पूछ देगा, कोई संख्या दे देगा, पूछेगा उसका शेषफल क्या होगा। जैसे 482/7 का शेषफल कितना होगा, ऐसे टाइप का सवाल पूछता है। एक और बचा हुआ है, कोई संख्या दे देगा, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 तक। बताइए इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? इसके गुणा करेंगे ना तो कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा, उस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? ये सवाल, ये शेषफल वाला है, इसको कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।